बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, आज हमारे साथ महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद मौजूद हैं। वो कहते हैं ना कि तारुफ के लिए खाली नाम ही काफ़ी है, ऐसे ही इनका नाम ही काफ़ी है, इनका तारुफ मैं क्या करूं। अभी हालिया 4 दिन पहले ही जेल से रिहा होके आए हैं। वैसे तो तवील जिद्दोजहद है इनकी, जेल में 7-8 साल भी गुजारे और बहुत तवील जद्दोजहद इन्होंने की। मेरे ख्याल में शहर के सीनियर तरीन सियासतदानों में से एक हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से, कुछ माह से मैं बोलूँ तो गलत ना होगा कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो गए हैं। पहले सियासत करने नहीं, उनसे पूछेंगे करने नहीं दी जा रही थी या ये खुद करने के इतने ज़्यादा मूड में नहीं थे। इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, बहुत बड़ी इनकी फॉलोअर्स की तादाद है, सीटें नहीं मिलती और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे पूछनी है। लेकिन असल जो बात करनी है, जो हालिया दिनों में गिरफ्तार हुए और रिहा हुए और जिस तरह इन्होंने कराची और शहरी सिंध के मसले उठाए, उसके बाद जिस तेज़ी से ये पॉपुलर हुए हैं, बहुत कम अरसे में इतना पॉपुलर होना, ये एक थोड़ी सी हजम ना होने वाली बात है। और बहुत सारे लोग इससे बहुत सारी बातें कर रहे हैं। हम भी उनमें से चंद एक बातें इनसे करेंगे और पूछेंगे कि इसमें हकीकत क्या है और हकीकत क्या है। बात करेंगे माजी की, हाल की और मुस्तकबिल की। बिला टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं आफाक भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आफाक भाई। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने कम टाइम में आपने मुझे मौका दिया और आपने वादा निभाया, वादा निभाने वाले हैं। आपने वादा किया था कि मुझे इंटरव्यू देंगे। तो आफाक भाई, माजी, हाल या मुस्तकबिल, कहाँ से स्टार्ट करें? जहाँ से आपका दिल चाहे। ठीक है। आपको पता है, जब अभी आप गिरफ्तार हुए पिछले दिनों, तो उसके बाद से लेके अब तक इस वक्त आप सिंध के शहरी इलाकों के सबसे पॉपुलर लीडर बन चुके हैं। आपका ग्राफ जो है पॉपुलरिटी का, वो बहुत हाई हो चुका है। उस दौरान आप जब गिरफ्तार थे तो आपके पुराने दोस्तों ने न सिर्फ ये कि आपकी गिरफ्तारी की मजम्मत की, रिहाई का मुतालबा किया, जिसमें मैं बताऊं लंदन की ठंडी फ़ज़ाओं से मानिए MQM ने भी और उनकी रब्ता कमेटी ने भी कहा, इधर फारूक सत्तार ने और गवर्नर साहब ने भी कहा, मुस्तफ़ा कमाल ने भी मजम्मत की। गवर्नर साहब का मेरे इल्म में नहीं है। गवर्नर साहब ने कहा बल्कि वो शायद जलेबियाँ नहीं आई, वो तो जलेबियाँ भी आपको भेज रहे थे। नहीं, गवर्नर साहब को मेरे इल्म में नहीं कि उन्होंने तो मेरे ख्याल में सबसे पहले उन्होंने वरी नेक्स्ट डे जब आपको किया तो सुबह उन्होंने बाकायदा अपना प्रेस रिलीज जारी किया। फिर ख़ुद भी किसी तकरीब में भी उन्होंने 2 दफ़ा उन्होंने मजम्मत भी की, फौरी रिहाई का भी बोला। और उल्टा बल्कि वो, मैं बात करूंगा आगे, जो टैंकर एसोसिएशन के जो सदर हैं उसकी भी बात की, भी उन्होंने मजम्मत की। अच्छा, और खालिद मकबूल ने, इन सब ने आपकी के लिए रिहाई के लिए भी बोला और मजम्मत भी की। तो आपका रब्ता हुआ उनसे वापस आके? आपका उनके लिए क्या है? नहीं, मेरा असल में फ़ोन अब तक जो है वो मुझे नहीं मिल सका। मैंने वकील साहब से कहा था कि भाई आप एप्लीकेशन लगा के मेरा फ़ोन वापस दिलवाएं, इसलिए सारे नंबर उसमें थे, तो मैं उनसे अभी रब्ता नहीं कर सका, लेकिन मैं करूँगा, ज़ाहिर थैंक कहूँगा। और मेरे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप सबसे कह सकते हैं, सभी देखेंगे इंशाल्लाह। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो फौरी तौर पर आने के बाद मैंने की थी, उसमें मैंने बताया कि मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जो मेरे खुशगवार एहसासात थे जो मैंने महसूस किए और लोगों ने महसूस किए, उसका मैंने जिक्र किया और मैंने शुक्रिया अदा किया सबका। मैंने फारूक सत्तार साहब का भी और सलीम हैदर साहब का भी, मुस्तफ़ा कमाल साहब का भी, खालिद मकबूल साहब का मेरे इल्म में नहीं था, अगर उन्होंने भी किया है तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने अल्ताफ़ साहब का भी शुक्रिया अदा किया और मैंने कहा कि सबको बहुत अच्छा लगा। माजी की छोटी सी बात का जिक्र भी आपने किया, बहुत शुक्रिया बनी, बहुत पॉपुलर हुई बात और यूट्यूब में तो खैर बहुत ही ज़्यादा आई कि आपको 86 की याद आ गई। इन सब की जब सबने आपके लिए बात उठाई तो आपको लगा मुझे 86 याद आ गया। अब वो 1986 का मैंने इसलिए कह दिया कि उस वक्त हम सब एक थे। तो मुझे मतलब अच्छा लगा कि सब लोगों ने किसी एक मौक़िफ़ की, मेरी असल में मेरे गिरफ्तारी की मजम्मत एक्चुअली उसको हम ना कहें, मेरे मौक़िफ़ की तो हिमायत सब ने की ना। अगर मैं गिरफ़्तार हुआ हूँ और उसकी मजम्मत कर रहे हैं तो मेरे मौक़िफ़ की हिमायत ही हुई एक तरीक़े से कि मैंने इस शहर के लिए बात की थी। और ज़ाहिर है इस शहर को जिस तरह
नज़रअंदाज किया जा रहा है और यहाँ के लोगों को जितना हकीर समझा जा रहा है, तो जब मैंने आवाज़ उठाई उसके ऊपर, तो बाकी लोगों ने अगर मेरी गिरफ्तारी की मजम्मत की तो एक्चुअली उन्होंने उस मौक़िफ़ की हिमायत की जो मैंने इख्तियार किया था। तो मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि इस किस्म का लोगों में फीलिंग्स हैं कि जब सब एक थे ना उस ज़माने में। तो क्या दोबारा सब एक हो सकते हैं? क्या 1986 वाली MQM बन सकती है? क्योंकि कराची के जो हालात हैं, जैसे आपने बोला, बड़ा हकीर समझा जा रहा है। आए दिन जो वाक़यात होते हैं, आपने तो सबसे पहले कई के लिए आवाज़ उठाई, एक आपने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की, पर आपने अपने काम किया लेकिन वो नहीं हो सकी। उसके अलावा बाद स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स पे आपने उठाई, जो इधर तुलबा के साथ हो रहा है रिजल्ट्स का। उसके बाद आपने अभी जो बेदर पे कत्ल हुए हर कौम के लोग, कराची के और हैदराबाद में, आपने सबके लिए आवाज़ उठाई। मुख्तलिफ जुल्म हो रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हर जगह आप बोलते हैं। यहाँ के डोमिसाइल पे एडमिशन हो जाता है। तो इस वक्त भी कराची के कुछ मसाइल उस पुराने टाइम के वक्त में, जिस वक्त MQM बनने की वजूहत थी, कुछ उस तरह की होती जा रही हैं। पुलिस का जुल्म, ट्रैफिक वालों का, उसका रोड पे एक ही किस्म की टारगेट लोग। तो क्या दोबारा 86 का माजी हो सकता है? इसमें लगता है कुछ आपको, कुछ फजा हमवार हुई है ऐसी? देखिए, उस वक्त भी जो लीडरशिप थी वो बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि अवाम का उसमें रोल नहीं था। ठीक है ना, अवाम इररेलेवेंट कभी भी नहीं रहे। आज भी अगर अवाम मुत्तहिद हो जाएं, और जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, और अवाम में ये एहसास है कि अवाम का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। अवाम अगर मुत्तहिद होंगे तो अगर आफाक नहीं चाहेगा तो आफाक माइनस हो जाएगा, अगर कोई और इत्तेहाद नहीं चाहेगा तो वो माइनस हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि अवाम का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। तो अवाम को तो लीडर मुत्तहिद करते हैं कि आप तैयार हैं? आपको, आपने पहले कहा था कि आपको ऑफ़र हुई कि आप आए और मुत्तहिदा में शामिल हों, क्योंकि ये तो आप भी समझते हैं, अब लोग बोले नहीं बोले, मैं तो बोलता हूँ और समझता हूँ, जो देखता हूँ वो बोलता हूँ कि अब माजी नाम पे सियासत जो है ना, वो मुख्तलिफ क़ुव्वतों को कबूल नहीं है। अगर नहीं है और वो आपको ब्लॉक करके रखते हैं, आप एक्टिव होते हैं फिर इनएक्टिव हो जाते हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। लेकिन मुत्तहिदा में आने की आपको कोई ऑफ़र हुई थी, उसमें क्या उस तरह कोई बात हुई थी? तो उसमें आगे बात बढ़ सकती है। अगर देखिए, अगर आप कहीं मुक़्तदिर हलकों की तरफ निशानदेही कर रहे हैं कि उन्हें महाजिर पॉलिटिक्स कबूल नहीं है, जो महाजिरों के जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, मतलब तमाम ताकत का मंबा तो अब अवाम नहीं, वही है ना। और अगर तमाम मसाइल वो हल कर सकते हैं तो महाजिर अवाम के मसाइल हल कर दें। महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान बचाने के लिए उनके शाना बशाना लड़े थे, उन्हें वापस ले आइए, कोटा सिस्टम ख़त्म कर दीजिए, महाजिरों को इक़्तिदार में उसी तरह हिस्सा दे दीजिए जिस तरह बाकी कौमियतों को हिस्सा दिया है। तो महाजिर कौमी मूवमेंट की ज़रूरत थोड़ी बचेगी फिर। अगर हम आज महाजिर हवाले से बात कर रहे हैं तो जो विक्टिमाइजेशन है वो सिर्फ कराचियाइट्स की बुनियाद पर नहीं है। मैंने आज जो डंपर का या वाटर टैंकर का इशू उठाया है, इसलिए कि ये जो मैंने शहरी बुनियाद पर उठाया है वो तो इस वजह से कि यहाँ पर जो विक्टिम्स हैं वो पख्तून भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है। अभी चक्राकोट पे जो लोग हैं वो कोरगी क्रॉसिंग वाले वाक़े के अंदर वो जहाँ बाक हुए हैं, इब्राहिम हैदरी का लड़का जहाँ बाक हुआ है, सिंधी था। तो ये कराचियाइट्स का मामला है। लेकिन मैं अगर महाजिर कौमी मूवमेंट की बात करता हूँ तो जो विक्टिमाइजेशन है गवर्नमेंट की सतह पर वो तो ज़बान की बुनियाद पर है। आप जो है वो कराची का रिजल्ट्स 34%, 37% करते हैं और आप लड़काना का 87% करते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन, जिनकी मतलब एबिलिटी आपको पता है कितनी है, क्या कर सकते हैं, जो बच्चों को जिनको आपने 87% रिज़ल्ट दिया है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये ज़बान की बुनियाद पर है। आप जो है वो ज़बान की बुनियाद पर जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं वो ख़त्म कर दीजिए। तो मतलब महाजिर पर मैं झंडा लेके खड़ा भी रहूँगा तो लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फाक भाई, ANP एक जमात है। हाँ है, अवामी नेशनल पार्टी। आप मुझसे मुनाफ़क़त करवाना चाह रहे हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। वो पठान की सियासत करते हैं। मैंने आप नहीं बोले, मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। आपने आप नहीं बोले ना, मैं बोल रहा हूँ। वो पठान की सियासत करते हैं, सबको पता है। तो आप क्यों नहीं थोड़ा सा रास्ता चेंज करके आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बन के बाहर कराची वालों की कर लें?
अब तो आप कराची वालों की ही बात करते हैं, अब तो खाली महाजरों की नहीं करते। अभी आपने पठानों की बात भी की, सोमरों की बात भी की, जो शहर में रहता है उसकी बात भी की। मेरा मिजाज भी नहीं है और मेरी तरबियत भी ऐसी नहीं कि मैं मुनाफिकत करूँ। देखिए, मुनाफिकाना तर्ज अमल से वक्ती तौर पर आपको ऐसा लगता है कि हमने किसी को धोखा देके कुछ हासिल कर लिया, लेकिन आप खुद कमज़ोर हो जाते हैं। आपने जिस दिन महाजर लफ्ज़ से दस्तबरदारी की और आपने किसी की फरमाइश पर मुतहदा बनाई, उस दिन से आज आप मुझे बता दीजिए कि महाजर कौम को उसका सिला क्या मिला। आपको पंजाब में क्या नुमाइंदगी दे दी है 98% मजलूम अवाम की नुमाइंदगी का ड्रामा करने के बाद? क्या आपको खैबर पख्तूनख्वा से कोई नुमाइंदगी दे दी? लाड़काना से आपको इंतखाब जीत गए। आपको अगर आज भी कहीं कुछ सपोर्ट है तो वो जाहिर है कि आपकी जो कौम है, जो आपकी जड़ें जहाँ हैं वहीं हैं। तो मैं क्योंकि मुनाफिक आदमी नहीं हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मुनाफिकाना हिकमत अमली से वक्ती तौर पर कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पर आप अपनी कौम को कमज़ोर कर देंगे मुनाफिकाना तर्ज अमल से। मैं गुनाह नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं किसी की दबाव में अपने मौक़िफ़ को क्यों तब्दील करूँ? क्या ये गुनाह है कि पख्तून अपने आप को पख्तून कह रहा है? अगर वो गुनाह नहीं है तो मेरा अपने आप को महाजिर कहना गुनाह कैसे हो सकता है? अगर सिंधी अपने आप को फ़ख्रिया सिंधी कह रहा है और वो गुनाह नहीं है तो मेरा महाजिर कहना गुनाह कैसे हो सकता है? हमारी अफवाज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो आपने रखी हुई हैं अरेंजमेंट्स, वह आपने पंजाब के नाम पर रखी हुई है, सिंध के नाम पर रखी हुई है, बलूचिस्तान के नाम पर रखी हुई है, आपने फ्रंटियर के नाम पे कांस्टेबलरी रखी हुई है। तो अगर ये सब चीज़ें बुरी थीं, गुनाह है, तो आप इन अरेंजमेंट के नाम पाकिस्तान 1, 2, 3 कर सकते थे। ये सब चीज़ें सिर्फ मेरे लिए गुनाह क्यों हैं? और अगर वो इसको गलत समझते हैं तो मैं कहता हूँ कि आफाक बदतमीज़ और बेकार आदमी। आप महाजिर कौम के मसले हल कर दीजिए। महाजिर कौम आफाक की तरफ क्यों देखे? महाजिर कौम अल्ताफ़ की तरफ या फारूक सत्तार की तरफ क्यों देखे? आफाक भाई, आप नहीं समझते, अब आप खाली आपकी नज़र में और उसकी नज़र में अब टाइम में बहुत चेंजेस आ गई। कराची की डेमोग्राफी भी चेंज हो गई है, वो नहीं है 86 वाली है 90 वाली। अब कराची में पख्तून भी बहुत हैं और सिंधी भी बहुत हैं और दूसरी कौमों के लोग भी आ गए हैं, और उन सबके साथ भी जो यहाँ के इवन बॉर्न है कच्ची लोग, बलोच लोग, उनके साथ भी वही सुलूक हो रहा है जो महाजरों के साथ हो रहा है। और वो आपके मुजाहरे में, आपके चीज़ों में अब वो शामिल थे, उन्होंने आपके लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने आपके लिए बातें की, सबने ना सिर्फ मजम्मत की बल्कि शदीद मजम्मत की। मेरा ख्याल है कि लोगों में इस बात की रियलाइजेशन है कि आफाक अपने लोगों से मोहब्बत करता है, किसी से नफरत नहीं करता, जिसकी वजह से वो मेरे साथ खड़े थे। देखिए, यही चीज़ दूसरे लोग क्यों तस्लीम नहीं कर लेते? क्या मैंने पंजाब के लिए नफ़रत की बात की? क्या मैंने सिंधियों के लिए नफ़रत की बात की? मैंने कहा कि मौजूदा जो बदूनान हुकूमत है उसने तो अंदरून सिंध जो सिंधी आबाद हैं उनका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। तो मैं किसी से नफ़रत की बात नहीं कर रहा। मेरे साथ, मैं अपनी कौम के साथ अगर मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ तो किसी से नफ़रत नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा इफ़ाक भाई, इस पर कोई पॉलिटिकल पार्टी वैक्यूम क्यों क्रिएट हुआ? कोई पॉलिटिकल पार्टी कराची के मसाइल पे बात नहीं कर रही। जो मसाइल आपने उठाए, एसी का, अब तो गैस के बिल भी बढ़ गए हैं, रोडों का, तालीमी इदारों का, यहाँ के डोमिसाइल पे दूसरे बड़े लोगों के बच्चों की एडमिशन्स का, अब टैंकर का, डंपर का। पीटीआई है जो पिछले 10 साल से कहती है हम कराची में और हमको वोट मिले थे। इस इलेक्शन में भी उनका दावा है कि सबसे ज़्यादा वोट उनको मिले थे, चेंज हुए। उनकी सुई अटकी हुई है, खान को रिहा करो, खान को रिहा करो। माफ़ कीजिएगा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट वो सिर्फ इक़्तिदार की हद तक नज़र आती है, रोडों पे कहीं किसी मसाइल में नज़र नहीं आती। बोल देते हैं ज़रूर, आपके वाक़े में मजम्मत की और भी 2-4 केसों में मजम्मत की हद तक, रोड पे नज़र नहीं आते। जिस तरह आप गए, आप आए, आपको पता था कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद भी आप आए। पीपल्स पार्टी वो इक़्तिदार में है इतने सालों से, वो इक़्तिदार की उसमें ही, हालांकि उनकी जिम्मेदारी है, जो कुछ भी पुलिस कर रही है, जो कुछ भी इंतजामिया कर रही है, उसकी फेले की जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की तंजीम पे आती है, पीपल्स पार्टी पर आती है। वो नहीं बोलते, वो भी बयान की हद तक बिलावल साहब कभी सीएम को, कभी उसको, लेकिन वो भी नहीं उठा पाते यहाँ के मसाइल। आपने उठाया और आपके पीछे सब आए, तो क्यों आप ये वैक्यूम जो है उसको कवर करने के लिए क्यों रेडी नहीं समझते हैं? खाली एक ही उसमें, मतलब आपको बहुत सारे लोग लीडर बनना चाहते हैं, नहीं आप खाली एक ही कौम के लीडर बनना चाहते हैं?
नहीं, अगर कराची के अंदर वो लोग रहते हैं और अगर वो मेरे साथ काम करने को तैयार हैं, काम करते हैं, तो मेरे तो अभी भी तंजीम के अंदर गैर महाजिर बहुत सारी जगहों पर तंजीम की जिम्मेदारियों पर हैं। तो जो कराचीआइट्स अपने आप को कहते हैं, ठीक है ना, तो देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि सिंध के अंदर सिंधियों की आबादी का तनासुब जो है उसमें भी तो तब्दीली आई है, नहीं आई? कराची के अंदर जो पख्तून आके आबाद हुए हैं, जो गैर महाजिर पंजाबी आके आबाद हुए हैं, तो जो आबादी का तनासुब है वो सिंधियों का भी तो बिगड़ा है। तो सिंधियों के तनासुब बिगड़ जाने से क्या सिंधियों ने अपने आप को सिंधी कहना ख़त्म कर दिया? ऐसा तो नहीं है ना। कोशिश तो वो कर रहे हैं बहुत कुछ कराची में करने की, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। क्या वो पंजाबी बनने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कौम के लिए काम करना चाहते हैं। सेंट्रल में बड़ा इन्वेस्ट किया पीपल्स पार्टी ने, लेकिन उसका कोई फ्रूट नहीं उनको मिला। देखिए बात ये है कि मैं अगर आपसे ये कहूँ कि कराची जो है वो, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा पैसे ये लोग मख्तस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम ज़्यादा है, ठीक है ना, शहर बड़ा है, आधा सिंध है, ठीक है ना, तो आधे सिंध का बजट अगर आप कराची पे लगाएं तो जाहिर है उनको कमीशन भी उतना ही ज़्यादा मिलता है। तो अगर वो सिंध कराची शहर के अंदर कहीं डेवलपमेंट के नाम पे कोई गड्ढे खोद रहे हैं, तो शहर को उधेड़ के रखा हुआ है, तो 6 महीने का प्रोजेक्ट अगर 36 महीने पे लेके जाते हैं ना, तो वो 6 रुपये की चीज़ 36 रुपये की करके फिर वो बिल बनाते हैं। तो इन्होंने शहर का बेड़ा गर्क किया है। वो कहीं काम करने, आपके तो पार्क उन्होंने अलॉट कर दिए अपने कारकुनान को, जहाँ बच्चे खेला करते थे वो पार्क अलॉट करके पेट्रोल पंप का उन्होंने केएमसी की जो बिल्डिंग थी जहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर बैठा करता था, वो उन्होंने एक सिंधी रहनुमा को जो है उन्होंने पेट्रोल पंप के लिए अलॉट कर दिया। तो ये जो शहर के अंदर लूट मार है, इसलिए पीपल्स पार्टी अपनी प्रेजेंस कराची में रखना चाहती है कि यहाँ लूटने के मौके ज़्यादा उनको मिल रहे हैं। अंदरून सिंध एग्रीकल्चर ज़मीन के ऊपर कब्जा करके वो इतना नहीं कमा सकते जितना यहाँ कमर्शियल लैंड के ऊपर कब्जा करके वो कमाते हैं। तो पीपल्स पार्टी के बारे में अगर आपका तासुर ये है कि पीपल्स पार्टी शहर के अंदर कहीं वो कुछ डिलीवर करना चाहती है, तो उसने कभी अपने वोटर को डिलीवर नहीं किया। वो तो सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं जो लीडरान होते हैं। मुझे बता दीजिए कि अंदरून सिंध क्या निजी जेलें नहीं हैं? क्या लोगों के हाथ नहीं काट देते? क्या लोगों के कारोबारी के ऊपर कत्ल नहीं कर देते? बाकायदा गिनती करते हैं कि फ़लाँ कबीले के कितने 6, फ़लाँ कबीले कितने 5, एक तुम उनका बंदा मार लो। इंसान की ये वैल्यू है। जो मैंने आपसे मुतालबा किया था मीडिया के ज़रिए, मैंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया था कि भाई कराची के अंदर तो वो जराइम नहीं है जो अंदरून सिंध हैं, जो वहाँ लोगों के साथ जुल्म हो रहा है कराची में तो नहीं है। कराची में पुलिसिंग के इख्तियारात आपने एक अरसे से दिए हैं, 20 साल से कराची के अंदर आपने रेंजर्स को रखा हुआ है। अगर यहाँ ज़रूरत है रखो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ज़ाहिर है कि हमारे ही पैसों से उनको तनख्वाहें मिल रही, लेकिन जब वो यहाँ मौजूद हैं तो पूरे सिंध में उनको पुलिसिंग का इख्तियार क्यों नहीं देते? सबसे ज़्यादा एब्सकॉन्डर कहाँ है? लाड़काना में। सबसे ज़्यादा एब्सकॉन्डर कहाँ है? अंदरून सिंध। अगर जराइम वहाँ हैं तो ये पुलिसिंग के इख्तियार सिर्फ कराची में क्यों दिए हुए? सही बात है। हो गई, जेल तो आपने बहुत काटी है पहले, मेरे ख्याल में 7-8 साल तो पहले आपने। जी, मैं ख्याल को तकरीबन 8.5 साल, 8.25 साल। और अभी कितने दिन रहे? अभी तो ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन होंगे, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। अच्छा, क्या कुछ फर्क लगा आपको पुरानी जेल में और अभी जेल में? कुछ पुराने लोगों से मुलाकात हुई? अब तो नहीं होंगे वो तकरीबन। पहले भी मैं टोटल आइसोलेटेड था जेल में। उस वक्त तो खैर बहुत सारे कारकुनान थे, क्योंकि हमारे खिलाफ बहुत सख्त ऑपरेशन था उस वक्त, तो सैकड़ों की तादाद में जेल में लोग थे, हमारे कारकुनान थे। लेकिन उस वक्त भी मेरी कारकुनान तक से मुलाकात अलाउ नहीं थी। मैं टोटली आइसोलेटेड था और मेरी जेल में ही कोर्ट आती थी, मुझे बाहर लेके नहीं जाते थे। तो उस वक्त भी मुझे इन्होंने आइसोलेशन में रखा था, और अभी जब मैं गया हूँ तब भी मुझे टोटल आइसोलेटेड रखा इन्होंने, और मेरी किसी से मुलाकात नहीं थी। वैसे जेल ओवरऑल अब फिर थोड़े तो होंगे जेल में? नहीं, बिल्कुल नहीं, जहाँ मुझे रखा था उससे बाहर में। तो आपको नहीं पता लगा कि क्या इतना फर्क आया इसके मायने इस चीज़ में? अच्छा, पहले इससे पहले जब पहले दफ़ा गिरफ्तार हुए थे, एक वाकया बताते हैं कि आप लाहौर से कहीं गिरफ्तार हुए थे, वो कुछ वाकया बताना चाहेंगे? लोग सुनना चाहते हैं। आप कभी पंजाब से गिरफ्तार हुए हैं क्या आप? नहीं। अच्छा, यहीं से हुए थे? हाँ। अच्छा, तो बहरहाल कुछ किस्से ऐसे होते हैं जो मंसूब हो जाते हैं। किसी ने बताया कि मैं पंजाब से गिरफ्तार हुआ? किसी ने कहा था कि लाहौर गए थे आप लोग, काफ़ी लोग लाहौर से गिरफ्तार करके नहीं, मैं कभी गिरफ्तार लाहौर से नहीं हुआ। लाहौर से कुछ और लोग गिरफ्तार हुए थे। अच्छा, उसमें आप नहीं? नहीं, मैं नहीं था। अच्छा, ठीक है। अच्छा आफाक भाई, कराची में कुछ दिनों से जो वाकयात, आप जब अभी गिरफ्तार थे उस वक्त 2-3 बड़े वाकयात हुए।
एक मर्डर केस बहुत मशहूर है, आपकी नॉलेज में शायद गुजरा हो, अगर आपके पास अगर मोबाइल नहीं था और आपको वो सहूलत नहीं थी जो दूसरी पार्टी के चेयरमैन का, कोई देसी वेसी मुर्गी आई घर से आपके लिए? कोई नहीं, मैं लंगर का ही खाना खाता हूं। लंगर का खाना खाता। अच्छा, लंगर का खाना खाते हैं। अखबार टीवी शीवी कुछ नहीं था? नहीं, अखबार था। अखबार मैंने मंगा लिया था जी। सिकंदर, लेकिन वो सॉरी मुस्तफ़ा मर्डर केस हुआ है। एक अरगुमान एक लड़का है 24 साल का, और डिफेंस की में ही उसकी राइट थी। उस घर में कॉल सेंटर सो कॉल चल रहा था जिसमें दुनिया भर के फ्रॉड, क्रिप्टो करेंसी, ये एक रात में कहते हैं कि करोड़ का फ्रॉड हो रहा था। 5-5 लाख के नशे की ली जाती थी। बड़े बड़े नामवर लोग, उनके बच्चे वहाँ पे सब कुछ कर रहे थे और इंसान या कुछ पता नहीं था। बहरहाल किसी लड़की के चक्कर में झगड़ा हुआ, उसने अपनी एज के अपने पुराने एक दोस्त को बुला के घर में मार के उसको हब ले गया, वहाँ जाके जिंदा जलाया और फिर वापस आया। 3 घंटे यहाँ से जाने के और तकरीबन 8-10 घंटे आने के किसी ने उन 2 नौजवानों को जो अस्ते से लेसते नशे में धुतते कोई गिरफ्तार नहीं किया। एक ये वाक़या। बोट बेसन पे कुछ दिनों पहले एक वाक़या हुआ, कराची का एक नौजवान, सिंधी बोलने वाला लेकिन कराची का नौजवान, उसको ताकत के नशे में चूर, एक सरदार के बेटे शाहजैन मरी ने वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, देखी हर चैनल पे चली है। गाड़ी रिवर्स करके आता है, मारता है, उतरता है, गार्डों के साथ ह्यूमिलेट करता है, खून करता है, चला जाता है। जगह जगह गार्डों के साथ बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियाँ, ये सरदारों, वडेरों और सरमायादारों, इसमें कोई कौम नहीं है। ये खुद एक अलग कौम है कि बिगड़े हुए बच्चों ने जो जुल्म कराची के नौजवान में किया हुआ है। ये एक खतरा नहीं, एक लम्हा फिक्रिया नहीं है यहाँ के लिए कि कल को कोई अगर इधर के लोगों ने खुदा न खाता हौसला उठा दिया तो ये तो चंद मुट्ठी भर है, ये पड़ी होंगी। इसके लिए कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, कानून खामोश है। बड़ी जब बहुत ज़्यादा मीडिया उठाता है तो अभी 3-4 गार्ड गिरफ्तार हो गए, वो साफ फरार हो गए। असल में देखिए, यहाँ मैंने आपसे जो अर्ज़ किया ना कि जो मौजूदा हुकूमत है उसका तो सिवाय पैसे बनाने के कोई दूसरा काम नहीं है। उसे कोई सरोकार नहीं है कि शहर का क्या हाल है या कितनी लॉलेसनेस है, लोगों में कितनी बेचैनी है, उन्हें कोई परवाह नहीं है। बस वो किसी भी तरह पैसा बनाना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं। बदउनवान गवर्नमेंट है। देखिए, जो आज तक जो भी अभी तक जो इत्तलात हैं, वो 147 लोग जनवरी और फरवरी के अंदर जहाँ बाग हुए हैं, वाटर टैंकर, और कल रात भी जो हुआ है ना, मैं गया था जना हॉस्पिटल, मैंने बताया आपको 146 लोग। क्या 2 महीने में लाहौर में 46 लोग जहाँ बाग हो जाएं तो पाकिस्तान उल्टा पुल्टा नहीं हो जाएगा? वो इंसान को वैल्यू देते हैं, वो इंसान अपने इलाके, अपने शहरियों को अहमियत देते हैं। यहाँ तो आप मतलब बहुत ही बेढंगे तरीके से, बहुत ही बेहूदगी के साथ आप ये कह देते हैं हादसा है, उस हादसे की वजूहात तलाश नहीं करते। इसी तरह जो आपने अभी मुझे इनका बताया सरदार का, तो ये उसी लॉलेसनेस का नतीजा है ना कि कोई अकाउंटेबल नहीं है। आप अकाउंटेबल उस वक्त किसी को बना सकते हैं जब आप अकाउंटेबल हो। देखिए, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के ऊपर मुमकिन है कि सेक्टेरियन बेसिस के ऊपर किसी को कोई एतराज़ हो, लेकिन उस ज़माने में कानून की अमलदारी थी ना। इसलिए थी कि हज़रत उमर के ऊपर जब किसी ने उंगली उठाई कि तुम्हारा लिबास एक चादर में बन नहीं सकता, तो तुमने सब बैतुल माल से सबने एक चादर ली, तुमने 2 चादरों में कैसे लिबास बनाया? तो वो मेंबर पे बैठे खिताब कर रहे थे, नीचे उतर के और आम लोगों की सफ में बैठ गए, और बेटे ने वजाहत की कि यकीनन मेरे बाबा का लिबास एक चादर में नहीं बन सकता था। एक चादर मुझे मिली थी और एक चादर मेरे बाबा को, तो मैंने अपनी चादर उनको दी, मैंने अपना लिबास नहीं बनाया, तो 2 चादर से उनकी लिबास बनी। तो उसने माफ़ी मांगी जिसने इल्ज़ाम लगाया, फिर वो बैठा। तो जब आप अपने आप को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे तो आप किसी को अकाउंटेबल कैसे कर सकते हैं? ये वजह है, आप पैदागिरी में लगे हुए हैं, बदउनवान हुकूमत है, और इस शहर के अंदर लूट मार के अलावा उनका कोई काम नहीं है। तो बोलता क्यों कोई नहीं है? क्यों नहीं उसके खिलाफ? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को बोलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेदार उन लोगों को समझता हूँ जिन्होंने हुकूमतें बना के लोगों को दी, कि जो खुदा ना करे हम ये समझ रहे हैं कि हमने गवर्नमेंट बना के दी है तो हम यहाँ स्टेबिलिटी लेके आ जाएंगे, हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, डिफ़ॉल्ट से बच जाएंगे, हम कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाएंगे।
जब तक अवाम के वोटों से मुंतखब गवर्नमेंट नहीं होगी, लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप जो इन्वेस्टमेंट बाहर से लाने के लिए लोगों के हाथ पांव जोड़ रहे हैं, उनको इंसेंटिव्स दे रहे हैं, आप उनको ज़मीन फ्री में दे रहे हैं, वो फ्री ज़मीन आप पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को दीजिए, पाकिस्तान के ताजिर को दीजिए। जो रियायत आप बाहर के इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं वो रियायत अपने यहाँ दीजिए। आपके यहाँ अंबानी, एडवानी और मित्तल पैदा होने चाहिए ना। आपने किस ख़ानदान बर्बाद कर दी और अब किसी को उस मुकाम पे लाने नहीं दे रहे। इंडिया अगर आज आपके मुकाबले में बहुत बड़ी ताकत बना हुआ है तो उसकी वजह उसकी इकॉनमी है। आपने लसानी बुनियादों पर इस शहर को तबाह किया। यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट मर गया, किसी ने पूछा, जो ट्रॉले ने मार के उसको पुल से नीचे फेंक दिया। यहाँ जब कोई गैर महफूज होगा तो कौन यहाँ तिजारत करेगा? यहाँ का इंडस्ट्रीज उठा के अपनी इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश लेके जा रहा है। आप लोगों के हाथ जोड़ के यहाँ इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहे हो कि दावेजी में इन्वेस्टमेंट कर दो। कोई क्यों करेगा? यहाँ का मुकामी आदमी गैर महफूज है, बाहर से आके इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? खुदा के वास्ते इस शहर के अंदर जिन लोगों ने गवर्नमेंट ने बना के दिए, ये फॉर्म 47 के जो किरदार हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी है कि इस शहर को और इस मुल्क को बचाने के लिए। देखिए, पूरे पाकिस्तान का खर्चा ये कराची उठाता है, ठीक है ना। इस कराची को, कमाऊ पूत को जिस तरह आप बर्बाद कर रहे हैं, ये पाकिस्तान सफ़र करेगा। इस कराची को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए। आपने पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया। पीपल्स पार्टी इस शहर के अंदर खुदाई करके पैसे बनाने के अलावा क्या कर रही है? कल मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं बात भूल जाऊंगा, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। कल मैं जिना हॉस्पिटल गया हूँ, कितना वावेला है, कितने बड़े बड़े अखबारात में इश्तहारात हैं कि हमने जो है वो इनकलाब बर्पा कर दिया और हमने हॉस्पिटल्स के अंदर ये कर दिया होगा। कल मैं गया हूँ एमरजेंसी के अंदर, जब मुझे पता चला वाटर टैंकर के नीचे 2 बंदे आ गए हैं, 2 नौजवान लड़के, एक जाँ बहक हो गया, मैं वहाँ पहुँचा हूँ। लोग मोबाइल की लाइट जलाकर उस एमरजेंसी वार्ड में काम कर रहे थे। अब मुझे बताइए, आप किसी को इलाज की सहूलत तक तो दे नहीं रहे, आप पैसा बनाने के अलावा कर क्या रहे हैं? आप जाके ज़ियाउद्दीन में इलाज करवा लीजिए, आप जाके बैरूनी दुनिया में अपने बेहतरीन हॉस्पिटल का इंतखाब कर लीजिए। यहाँ आम आदमी के लिए जिना हॉस्पिटल के अंदर लाइट नहीं थी। मैं विटनेस हूँ, मोबाइल की टॉर्च जलाकर मैंने खुद विजिट किया वहाँ पे। नीचे जो पॉलीथीन बैग्स थे वो हवा में उड़ रहे थे। ये आपके इमरजेंसी वार्ड का हाल था। हालांकि हेल्थ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पीपल्स पार्टी बोलती है कि उन लोगों ने की है, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करते देखा है भैया, आपको ये पता है ना कि किसी ठेकेदार का बिल जो है वो पहले टेंडर के साथ ही उससे पैसे ले लिए जाते हैं, कमीशन के बगैर कोई बिल पास नहीं। तो जब आप उससे पैसे वसूल कर लोगे तो आप फिर उसके काम को कहाँ से चेक करेंगे? आप अभी जाइए, आप जिना हॉस्पिटल का हशर देखिए। आप अभी शहर में इस वक्त पानी भी नहीं है, बल्कि जो सुजुकी में टैंकर में मिल जाता था वो भी इस वक्त नहीं मिल रहा है। आप तो इस तरह इस पाकिस्तान को, इस शहर को लूट रहे हैं कि आपने रिटायरमेंट के जो पैसे थे केएमसी के मुलाजमीन के, वो तो खा लिया आपने। आप उनकी रिटायरमेंट के पैसे देने को तैयार नहीं है। लोग बेचारे अपना इलाज नहीं करा सकते, उनके पास दवा के पैसे नहीं है, लेकिन आप पेंशन नहीं दे रहे हैं। आपकी आवाज़ पहुंच रही है जहां तक पहुंचना चाहिए। वह एक बड़ी अच्छी चीज़ अभी नोटिस की गई, कुछ लोगों ने लिखा भी, बोला भी, मैं खुद भी बड़ा मुतासिर हुआ आपके कारकुनों की ट्रेनिंग से। जो इस तरह की तरबियत है, आप तो अंदर थे, बाहर जब डंपर और ये टैंकर की एक एसोसिएशन है जिन्होंने ब्लॉक कर दिया था, बहुत ताकतवर है और बड़े मशहूर आदमी हैं, उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और जो टीवी ने, हमारे चैनल तो नहीं दिखाई, वो बात काट दी ताकि कोई लिसानी झगड़ा ना हो, पूरी कोशिश कर ली लिसानी झगड़ा। उन्होंने बोला 2 टके के कारकुन है ये, और दोबारा कभी हमारे किसी टैंकर को या किसी डंपर को रोका तो हम उनके साथ वो सलूक करेंगे जो याद रखेंगे। इससे भी ज़्यादा उन्होंने बात की थी जो मैं नहीं करना चाहता। और आप अंदर थे, उसके बावजूद जो आपके जो बयान, पहली रात जब आप थाने से निकल के आपका पैगाम आया था कि लोगों को पुरअमन रहे, आपके कारकुनों ने ना सिर्फ बर्दाश्त किया बल्कि कोई रिएक्ट नहीं किया। क्या इस किस्म की आपकी ट्रेनिंग है? वही 86 वाली ट्रेनिंग अभी तक चल रही है? एक डिसिप्लिन बहुत मुश्किल है। देखिए, लोगों ने बहुत तहम्मुल का मुजाहरा किया और लोगों ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि उनके बेहुदा स्टेटमेंट के ऊपर रिएक्ट नहीं किया, इसलिए कि फिर वो लसानी मामला बन जाता। अच्छा, वो पख्तून भी नहीं है, जो लोग हैं वो तो यानी पख्तून भी उनसे बेजार हैं, ठीक है ना। इनके तो जो डंपर्स हैं वो भी नॉन कस्टम पेड हैं और ये अफ़गानिस्तान से यहाँ पर ला के चलाए जाते हैं। हम
फिटनेस के नाम के ऊपर सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने डॉक्यूमेंट तक चेक नहीं किया। हमने उनकी जो आपने स्पेसिफिकेशन गवर्नमेंट ने बनाई है वाटर टैंकर्स की और डंपर्स की, वो स्पेसिफिकेशन पे पूरा नहीं उतरते। आप सिर्फ मतलब पैसे लेके जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट दे रहे होते हैं। तो वो तो जाहिर है कि यहाँ का जो पख्तून है वो भी उनसे तंग है, परेशान है। ये तो माफिया है, माफिया की कोई कौमियत नहीं होती। अब उनकी वजह से अगर कोई रिएक्शन में हमारे लोग जवाब देते या अवाम कोई रिएक्ट करती तो लसानी मामला बन सकता था। हमारे लोगों ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया, अवाम ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया। उन्होंने उल्टा आप पे इल्जाम लगा कि आप लिसानी रंग देना चाहते हैं और अब शहर में लिसानी झगड़े होने वाले हैं। इसके दिन की चीज थी, एक हल्का सा पैनिक भी फैला, लेकिन नहीं, मैं गया कि कुछ हुआ नहीं। जब मैं जेल से रिलीज हुआ तो जब मैं गया तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि रूट्स साथियों ने तय किए थे। तो और मैं जो डंपर और वाटर टैंकर के विक्टिम्स थे उनके घर गया था। जेल से रिलीज होने के बाद घर आने की बजाय पहले मैं वहाँ गया। जब मैं वहाँ गया तो पहला विजिट ही हमारा कटी पहाड़ी का था। हमें तो पता नहीं था हम जा कहाँ रहे। और वहाँ पख्तून जो है ना सैकड़ों हज़ारों की तादाद में इंतज़ार कर रहे थे। और जब हमारी गाड़ियाँ पहुँची हैं तो उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, उन्होंने नारे लगाए। विक्टिम ऑल्दो कि वो राजपूत था, लेकिन क्योंकि वो पठानों के एरिया में रह रहा था तो पख्तून जो है वो सारे के सारे बाहर निकले हुए थे और उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, नारे लगाए। मैं आपको बताऊं कि मैं जब कोर्ट में पहली मर्तबा जब मुझे रिमांड के लिए लेकर गए हैं, थी आपकी कि आप ऐसे ही सीधे नहीं, जब मुझे कोर्ट में लेकर गए हैं तो पहली मर्तबा जब मुझे कोर्ट में लेकर गए तो वहाँ बिलाशुबा महाजिर वकला की तादाद बहुत बड़ी थी। लेकिन उन महाजिर वकला के अंदर मैंने कई मरतबा नाम भी दोहराए जिनको मैं जानता हूँ, उसके अलावा और बहुत सारे लोग थे जिनको मैं नहीं जानता। अल्ताफ़ हुसैन लुंड हाई कोर्ट के बहुत अच्छे वकील हैं, सिंधी हैं। इश्तियाक जतोई वो खुद वहाँ मौजूद थे, बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर रहे थे। असलम खटक साहब वहाँ मौजूद थे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया। अगर ये मुख्तलिफ कौमियतों के लोग वहाँ मौजूद थे तो उन्होंने उस प्रोपेगेंडे को खुद ख़त्म कर दिया कि आफाक अहमद लसानी बात कर रहा है। अगर मैं लसानी बात कर रहा होता तो ये वकला मेरी वहाँ वकालत करने के लिए नहीं जाते। यही मैंने आप शुरू में अर्ज़ किया था कि शहर की डेमोक्रेसी के साथ सियासी सूरत बदल रही है और लोग किसी ऐसे मसीहा, एक ऐसे लीडर की इंतजार में है जो उन सब की आवाज़ बने। और आपका, लेकिन आपकी बात वही है जो लोग बोलते हैं, आपको बुरा नहीं लगे तो मैं भी कह दूं कि सुई एक जगह अटकी हुई है। अब आपसे लोग चाहते हैं, कुछ शहर चाहता है, आप भी नहीं करेंगे तो फिर आप खाली शिकवा आपका बनता नहीं है। खाली शिकवा बनता नहीं है, पीपल्स पार्टी ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? लोग आपसे सवाल करेंगे। आपके कारकुनान भी कितने अरसे से आपके साथ है। तो मेरी अर्ज सुन लीजिए। देखिए, अभी आपसे पहले मैं किसी जर्नलिस्ट के साथ था, तो उन्होंने मुझसे इमरान खान साहब के बारे में सवाल किया। मैंने कहा कि इमरान खान साहब का जो भी मामला है कि उन्होंने 9 मई किया या क्या किया, जो ट्रायल होने वो होने, लेकिन अगर हम अननेसेसरीली उसको बंद करके सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल राइवलरी है तो मैंने कहा मुनासिब नहीं है। मैंने कहा कि ये गलती थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की या पॉलिटिकल साइड से कि इमरान खान साहब के साथ जब उनको गवर्नमेंट से अलग किया तो पंजाब के जो लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए थे उन्हें हमने ताकत के ज़रिए या जैसे भी उन्हें हमने अलग कर दिया। और जो लोग वफादारी इमरान के साथ तब्दील नहीं कर सके उनकी मेजॉरिटी 98% पख्तूनों की है, ठीक है ना, चाहे वो कराची में हो। आपने उसको पख्तूनों का लीडर बना दिया जो नहीं करना चाहिए था। और आज अगर आप उसको पॉलिटिकल प्रोसेस में इन नहीं करोगे तो खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं और फिर जो आपकी पश्तून बेल्ट, जो पश्तून डोमिनेटेड बेल्ट है, वो आपके पूरे बलूचिस्तान ईरान के बॉर्डर तक जाती है। आपको इमरान को पॉलिटिकल प्रोसेस में वापस लाने का मकसद ये कि पश्तूनों को पॉलिटिकल प्रोसेस में वापस लाओ। अगर मैं मुल्की सतह का कोई मामला है तो उस पर मैं अपनी राय ज़रूर दे सकता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है मैं वहाँ इन्वॉल्व नहीं हो सकता। मैं अपने शहर में मेरे जो मामलात हैं उस पर मेरी अगर तवज्जो है तो उसकी वजह यह है कि देखिए, अगर मेरे घर में आग लगी हुई है तो मैं किसी के खेत को सैराब करने के लिए वहाँ पानी देने चला जाऊँ तो ये मेरी बेवकूफ़ी है। मेरे मामला तो पहले हल कर दीजिए। मेरे घर में जो आग लगी हुई है, मेरा बच्चा तालीम से महरूम हो रहा है, मेरा बच्चा जो है वो मुलाजमत से आप उसको बेदखल कर दिया आपने। मेरे बच्चे अगर मर जाते हैं तो आप उन्हें 1 रुपए की माली मदद करने को तैयार नहीं है।
लाड़काना के लोग ईरान के अंदर किसी हादसे में वो जहाँ बहक हो गए, उनको जो इमदाद मिली, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा किया, उनको भी मिलनी चाहिए, लेकिन इनको भी तो मिलनी चाहिए थी। आपने उनको, जो लाड़काना और गंबट के लोग थे जो ईरान के अंदर जहाँ बहक हुए, मैं ये गुफ्तगू इसलिए नहीं करता कि उसको सेक्टेरियन रंग ना दे दिया जाए, तो उसकी भी मैं वजाहत कर दूं। उनको आपने 25 लाख रुपए दे दिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने क्या गिलगित बिल्तिस्तान के अंदर सेक्टेरियन बेसिस पर मरने वालों को पैसे दिए? बात यह है कि यहाँ लसानी मामला था कि वो लाड़काना कहते हैं आपने 25-25 लाख रुपए इमीडिएटली रिलीज कर दिए, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं। आपने कराची के अंदर जो है वो पिछले साल 750 लोग जहाँ बहक हुए, किसको कंपनसेशन दिया? अभी 2 महीने के अंदर आपके 146 लोग मर गए, आपने किसको कंपनसेशन दिया? ये इंसान के बच्चे नहीं थे? ये मतलब वहां के गरीब हैं तो यहाँ के भी गरीब हैं, लेकिन दोनों तरफ के गरीबों का ख्याल। हाँ, लेकिन जाहिर है कि मेरे लोगों के साथ जो जबान की बुनियाद पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो आप जॉब के अंदर उनके साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, जो आप कंपनसेशन के अंदर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो जाहिर है मैं ये कहूंगा ना कि पहले मेरे घर की आग तो बुझ जाए, फिर मैं चलें भाई, मैं बाकी लोगों की बात भी कर लूँ। अल्ताफ हुसैन ने मजलूम पंजाबी की बात की थी, तो क्या मजलूम पंजाबी ने उनको काउंसिल की सीट जितवा दी थी? मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले देखिए, हमारी तो जड़ें महाजिर कौम के अंदर है। आपने एएनपी की मिसाल दी, मैं तो कहता हूँ एएनपी क्या पीपल्स पार्टी क्या सिंधियों की नुमाइंदा जमात नहीं है? आपने मतलब रस्म अदा करने के लिए पंजाब से 2-4-6 बंदे साथ रखें, और वो भी जाहिर है कि आपकी तबीयत के हैं, ठीक है ना? नवाज शरीफ साहब क्या पंजाबी लीडर नहीं है? क्या उन्होंने पंजाब की पग नू लग गया दाग के नारे नहीं लगाए थे? वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो भाई मैं मुनाफकत करना नहीं चाहता, ये सियासत है सर। मैं सियासत, अगर मुनाफकत को सियासत कहते हैं तो मैं सियासी वर्कर हूँ, लेकिन मैं सियासत उनकी तरह सियासतदान नहीं बन सकता और ना मैं कर सकता हूँ। अब आपका क्या प्रोग्राम है फ्यूचर का? आप अभी जेल से आए हैं तो आराम करेंगे, कोई प्रेशर है, कोई उधर कोई मैसेज आए होंगे कुछ किस्म का? इधर आवाम ने बड़ी उम्मीदें लगा ली हैं आपसे, कराची ने तो बहुत सारी बर्फ़ पिघली है, बहुत सारे उन लोगों ने जहां आपकी बातचीत नहीं थी, कुछ गिले शिकवे भी दूर हुए, तो क्या गले लगाने का प्रोग्राम है, कोई लाएअमल बनाने का प्रोग्राम है कि एक पार्टी एक अकेले कंधों से ये नहीं मसले उठने की जो बोझ है शहर का, तो कई और कंधे मिलाने का प्रोग्राम क्या है फ्यूचर का? मतलब देखिए, एक तो ये कि ये तासुर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अब हम चिल करेंगे। मतलब घर में आग लगी हो तो चिल तो कभी भी नहीं किया जा सकता। और जाहिर है कि मैंने जब से तहरीक में काम किया, मैं कभी भी घर नहीं बैठा और कभी गैर फ़ाल नहीं रहा। अपनी बिसात के मुताबिक मैंने हर लम्हा जद्दोजहद की है। और सिर्फ ये नहीं कि मैंने आज वाटर टैंकर या डंपर वाली बात की, मैंने उससे पहले एजुकेशन के हवाले से लोगों से कहा था कि गलत हो रहा है। मैंने एमडीकेट के ऊपर जो है वो बात की थी। तमाम मामलात के ऊपर मेरा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और मैं के इलेक्ट्रिक पे मैंने एहतजाज भी किया और तमाम चीज़ें मैंने की। तो जो इश्यूज़ हैं उस पर हमने कभी अपनी आवाज़ को कम नहीं होने दिया। आइंदा भी हम इस शहर के लिए जो हमारे बस में है वो हम करते रहेंगे। चिल करने का कोई ना प्रोग्राम है और ना कभी हमने ऐसा किया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है दोस्तों से मिलने का, तो मुझे नहीं मालूम कि दोस्त किसे कह रहे हैं आप? आपके पुराने दोस्त, वो जिन्होंने आपकी मजम्मत की, मैंने नाम बताया आपको, फारूक सत्तार, गवर्नर साहब, मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी, लंदन राब्ता कमेटी, सबको ही आपके लिए बड़ी नहीं, मैंने सबका शुक्रिया अदा किया और सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस वक्त जो है वो एक तरीके से मेरे मौक़िफ़ की हिमायत की और उससे मुझे अकेले को नहीं बल्कि आपके मौक़िफ़ इस शहर के लोगों को बड़ी तक़वियत मिली और शहर के लोगों की बड़ी उम्मीदें बढ़ गईं। तो अगर ये एहसास सबको है तो सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। मैं तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा हूँ पूरी क़ुव्वत के साथ। जो मेरी जितनी मेरी बिसात है, मैंने कभी भी कोई बहुत बुलंद व बाला दावे नहीं किए। मेरी जितनी हैसियत है, मैं अपना हक़ अदा करने की और अपने हिस्से की काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं कभी भी उस सिलसिले में कोई कोताही नहीं करूँगा इंशाल्लाह। अफाक भाई, रमज़ान आ गए हैं, आज पहली सहरी है, एक रमज़ान मुबारक आपको। रमज़ान के लिए कोई पैगाम देना चाहें आप? तो मेरे पैगाम को फिर कोई लसानी रंग ना दे दीजिएगा। मतलब रमज़ान में मैंने पहले भी लोगों से कहा था
मतलब मुझे बड़ा दुख होता है कि इस शहर के लोग स्पेशली जो महाजिर कौम से ताल्लुक़ रखते हैं वो ट्रकों के पीछे इमदादी सामान लूटने के कायल नहीं हैं, और वो बड़े वज़ादार, बड़ी इज़्ज़त के लोग, सफ़ेद पोश लोग हैं। घर में वो पानी से रोटी खा लेंगे, लेकिन वो बाहर जो है वो दस्तरखानों पे नहीं जाते हैं। तो जो हमारी अपनी कौम के लोग हैं, मैं दूसरों को नहीं कहता क्योंकि ज़ाहिर है कि वो शायद मेरी बात को उस तरह ना लें, लेकिन मेरी कौम के जो लोग हैं उन्हें अपनी कौम के लोगों का दुख महसूस करना चाहिए, उनकी परेशानियां महसूस करनी चाहिए, और आसानियों की खातिर के बजाय इसके कि हम जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको तलाश करें अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ों में, हम जाके किसी भी वेलफेयर इदारे में दे के समझते हैं हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, ज़कात निकाल दी। नहीं कीजिए, जो आपकी ज़कात बनती है वो निकालें और अपने अजीज़ व अक़ारिब, अपने रिश्तेदारों में तलाश कीजिए जो बाहर ट्रकों पे माल लूटने नहीं जाते, जो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, भूख से मर जाएंगे। उन लोगों के घर जाकर ख़ुद उनकी पर्दापोशी करते हुए उनकी मदद कीजिए, ये ज़रूरी है। देखिए, यहाँ से जो पैसे जाते हैं, आप सियासी और मजहबी जमात, जिसको सियासी और मजहबी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो सियासी भी और मजहबी भी, यहाँ से लेने के बाद सारे पैसे तो मंसूरा चले जाते हैं, और उसके बाद जाहिर है कि यहाँ थोड़ी लोगों के ऊपर, उनके अपने कारकुनान पे लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो कारकुनान की बड़ी मदद करते हैं, उनका कारकुन होना ज़रूरी है। आम आदमी क्या उससे मुस्तफ़ीद होता है? हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी ज़कात हमारे रिश्तेदारों पर हमारे हाथ से पहुँचे और उनकी पर्दापोशी रहे। थैंक यू अफाक भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत बोल्ड और आपका बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ जो है वो आवाम तक पहुँचा। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह। लगेगा। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और आपने सुना कि चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट अफाक के जो ख़यालात हैं कराची के बारे में, मुस्तक़बिल की, कुछ माजी की बातें भी की। माजी में अटकना नहीं चाहते थे, हम इतनी माजी की ज़्यादा बातें नहीं की, लेकिन हाल और मुस्तक़बिल की सारी सवालात जो आप लोगों ने मुझ तक पहुँचाए थे, मैंने कोशिश की कि इनसे की। बाकी आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपना दोस्तों, ख़ासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।